जबरदस्त। कांग्रेस 125 की ओर है, बीजेपी अब 70 से नीचे। बीजेपी पहले 75 को स्ट्रगल कर रही थी, चुनावी विश्लेषक ताली बजा रहे हैं यहां पर। बीजेपी पहले 75 को स्ट्रगल कर रही थी, अब 70 के लिए स्ट्रगल कर रही है, और 55 से 56 सीटों का गैप। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद मेरे साथ इस समय जुड़े। सुधांशु जी, क्या से क्या हो गया? स्थिति बहुत खराब हो गई। 70 से नीचे बीजेपी कर्नाटक के अंदर। बीजेपी की इंटरनल लड़ाई ने बीजेपी को मार डाला गुजरात कर्नाटक के अंदर। चुनावी लड़ाई के अंदर सीधी लड़ाई में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, और छोटी मोटी जीत नहीं है, धमाकेदार जीत है ये, बाजे गाजे के साथ जीत है ये। देखिए, इस समय जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं, और यही चुनाव परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से सारे परिणाम आने के बाद हम लोग स्थितियों का सम्यक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं, उसकी कई पृष्ठभूमि होती है। तो सभी कारणों और पृष्ठभूमियों का विवेचन करके हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जो अभी बासवराज बोम्मई जी ने कहा भी है, अपनी जो बाइट दी है उसमें, कि हम इन चीजों को एक बार एनालाइज करेंगे और फिर लोकसभा के लिए क्या करना है उसमें करेंगे। परंतु एक बात और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं घटा है, कांग्रेस के वोट में बढ़ोतरी हुई है और जेडीएस और अन्य पार्टियों के वोट में कमी आई। उदाहरण के लिए एक और पक्ष है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, कि जो नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो भी तो 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वो क्या स्थिति रही है? इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें यह रणनीति देखनी होगी कि अपना वोट बढ़ने के साथ साथ बाकी वोट जो कंसोलिडेट हो रहा है, और वो किसका कंसोलिडेट हुआ, वो सब विषय हम लोग विचार करेंगे, आगे होगा। परंतु इन चुनावों के परिणाम का मैं एक जरूर कहना चाहता हूं, जो आपने इंटरनल लड़ाई की बात कही, पर अगर जो समाचार आ रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी दिखती हुई जीत के बाद उनके विधायक रिजॉर्ट में लाकर रखे जा रहे हैं, तो अब ये इंटरनल लड़ाई है या इंटरनल गले मिलाई है? मुझे लगता है कि उनके अंदर जो भय है, जो समस्या है, वो अंदरूनी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, एक मिनट, एक लाइन और कह दूं, एक लाइन नंबर के ही आधार पे कह रहा हूं। देखिए, आप कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि जो बड़े गर्व से कहते थे डेमोक्रेसी इस देश में जिंदा नहीं है जी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग पे भरोसा है या नहीं? ये अच्छा सवाल है। पे भरोसा है या ये नहीं? अच्छा सवाल है। और कल आपको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, भरोसा है कि नहीं? मान्यवर, अपनी राजनीतिक हार को या जीत को जस्टिफाई करने के लिए देश के संस्थानों के ऊपर और देश की गरिमा के ऊपर आघात करने से बचना चाहिए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, 1 महीने पहले का तो बयान है राहुल गांधी जी का, आज क्या है देश में? क्या मानती है? अबे दुबे, डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है? इलेक्शन कमीशन पर आपने इतने सवाल उठाए। जनता वोट देगी तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी को थोड़ी जिता देगी। आपको जिता रही है तो आप ही को जिता रही है। आज दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जितवाया तो अरविंद केजरीवाल को जितवाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जितवाया तो आम आदमी पार्टी को जितवाया। जो जनता जितवा रही है तो उसका जवाब आप बाकी लोगों पे नहीं डाल सकते ना। आज जनता आपको जिता रही है, कर्नाटक के अंदर आपको जिता रही है, यूपी के अंदर निकाय इलेक्शन के अंदर बीजेपी को जिता रही है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को जिता रही है। तो आपको आज रियलाइज नहीं होता कि आपने जो इलेक्शन कमीशन पे बोला, जो ईवीएम पे बोला, वो कितना हानिकारक रहा और एम्बैरेसमेंट का कारण बन जाता है फिर वो आगे जाकर। आंतरिक लड़ाई, हाँ आंतरिक लड़ाई थी, मगर कर्नाटका के संसाधनों की लूट की आंतरिक लड़ाई थी, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। 40% के कमीशन की, जिसका परिणाम मिल गया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 126 में प्रधानमंत्री जी को नोटिस दिया? आचार संहिता के उल्लंघन का उन्होंने बाद में वीडियो जारी किया। 2017 में राहुल जी ने गुजरात चुनाव के समय था तो चैनलों तक पर एफआईआर करा दी थी इसी बिना पर कि आपने समय सीमा प्रचार की खत्म होने के बाद इंटरव्यू क्यों दिए। तब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा होता है। जब ईवीएम की बटन दबाने पर कांग्रेस का बटन दबाने पर वीवीपैट में से बीजेपी का चुनाव चिन्ह बाहर आता है मध्य प्रदेश के भिंड में, तब ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है। और ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा मौलिक दायित्व है। तो अब ईवीएम में ठीक काम करती है भैया, लड़कर। अबे जी देवगन जी, अब ईवीएम ठीक काम कर रही है आज। बिल्कुल, कर्नाटक की जनता ने ठीक काम कांग्रेस को जितवाने की।
अरे साहब, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने तो 19 रैली, 6 रोड शो और 1 साल पहले से लगे थे, लेकिन उनका दुखड़ा और मुखड़ा स्वीकार नहीं हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता ने साफ बता दिया। वहां कौन था? बसवराज बोम्मई जी के चेहरे पर चुनाव ही नहीं लड़ा इन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब समय था प्रधानमंत्री जी को कि अपने कार्यकर्ता खुद आत्महत्या कर ली, उन्होंने ये कहकर कि हमारी सरकार हमसे 40% कमीशन मांग रही है। सुधांशु जवाब, उससे बात करने की अपेक्षा जिस मंत्री पर आरोप था ईश्वरप्पा, उससे बात की प्रधानमंत्री ने। तो कर्नाटक में लगा जनता को कि ये तो सत्ता की भूख मिटाने की कोशिश मात्र है। सुधांशु जवाब। मान्यवर, मैं अभय जी कहना चाहूंगा, आप पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं। आज तो कम से कम राहुल गांधी से कहिए कि क्षमा मांग लें कि मेजर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज वैनिश्ड एंड द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनके आगे जाके गुहार लगाई थी, कम से कम आज कह दें। आज आप साफ साफ कहने से हिचक क्यों रहे हैं? कहां चुनाव आयोग, ईवीएम, सबने एक सही काम किया है और जनता का जनादेश जो होता है वही रिफ्लेक्ट होता है। कोर्ट में कल आपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया बहुत सारी चीजों का, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के जजमेंट का, तब आपको लगा कि कोर्ट सही है, और जब आपके प्रतिकूल हो जाए तो कोर्ट गलत है। मतलब राहुल गांधी जी को के ऊपर सजा हो जाए तो कोर्ट गलत है, पवन खेड़ा जी को छूट मिल जाए तो कोर्ट सही है। मेरे विचार से सबसे पुरानी पार्टी के लिए आज यह एक मौका है कि वो ईमानदारी से भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में एक ईमानदार और निष्पक्ष राय रखे और ये कहे कि हाँ, हम आगे से कभी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं करेंगे। जेडीएस के प्रवक्ता अभी जी एक 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। जी 10 सेकंड, अभी तो 10 सेकंड जी। देखिए, आज कर्नाटक के निर्णय ने बहुत बड़ा निर्णय एक और दिया है। कैसे भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर वो राहुल जी को अनैतिक तरीके से डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनकी संसदी से, उनके घर से अगर बेदखल करेंगे, तो कर्नाटका ने दक्षिण के द्वार से आपको बेदखल कर दिया। और जब जब प्रतिपक्षी दलों पर जनता ने दायित्व दिया है, जब तक लोकतांत्रिक संस्थानें गड़बड़ी करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व है कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के विधायकों के बारे में, लेकिन मैं जानकारी मिलने पर पूरी उस खबर को बताऊंगा। लेकिन मैं जेडीएस का रुख करता हूं, जेडीएस के प्रवक्ता का। सर, आपका तो अरमान ही रह गया। कांग्रेस अगर 100 होती, बीजेपी अगर 95 होती तो खेल आपका तब शुरू होता, लेकिन खेल तो शुरू होने से पहले कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ समाप्त कर दिया। आपके साथ खेला हो गया। एक्चुअली वो क्या जनादेश दिया उसको हम मानना पड़ेगा। आपका बात सच है, लेकिन हमने भी वो, हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी ने पूरा कोशिश किया और पार्टी को सरकार बनाने के लिए, लेकिन इस बार जनता ने जनादेश दूसरों पार्टी को दे दिया। तो हम आगे विचार करेंगे कैसा क्या हुआ, किस लिए ये हम नहीं लड़ सके। जी, आप एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। बीजेपी भी कह रही है जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। सुधांशु त्रिवेदी, आप यूपी से आते हैं। यूपी में निकाय चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत बोल रही है, आपको उसकी बधाई। कर्नाटक में आप जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, आपको उसकी बधाई। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं एक सेटबैक बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी 70 सीटों के लिए भी स्ट्रगल कर रही है, यानी मतलब गैप बड़ा है, 50 से ज्यादा सीटों का गैप है। देखिए, मैंने कहा कि हमारे लिए ये चुनावों के परिणाम, हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और फिर तय करेंगे कि कहां पर चूक हुई और कहां पर हमें लगा कि हमें भविष्य में सुधार करने की आवश्यकता है। परंतु अभी अभय जी जो कह रहे थे कि दक्षिण का द्वार बंद कर दिया कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मैं पूछ रहा हूं कल तक, यानी 12 मई 2023 तक दक्षिण के कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्र में, कहां थी? आप तो दक्षिण में कहीं थे ही नहीं, हम तो एक जगह थे।